उन्होंने कभी अपने आप को कम नहीं समझा, हमेशा अपने आप को प्रूव किया। हर एक पायदान पे उन्होंने अपने आप को अग्रणी साबित किया। लीडर्स मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो बहुत ही सौम्य स्वभाव है, वो सबको बड़ा आदर देते हैं और साथ ही साथ वो ममता की मूर्त है। वो एक ऐसी लेडी लीडर है जिनको हम हमारे शेखावाटी की सुरेखा माँ कह सकते हैं। मैं उनमें हमेशा माँ सुरेखा भार्गव की छवि देखता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं उनको अपनी बड़ी बहन की तरह मानता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ और उनसे मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिलता है। और मैं चाहूंगा कि आप सब उनके लिए अपने अपने घरों से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से उनके लिए शानदार तालियां बजाएं अपने अपने घरों में। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा एक नन अदर देन ए ग्रेट लीडर, एक ग्रेट पर्सनैलिटी, एक ग्रेट विजनरी, एक ग्रेट व्यक्तित्व के धनी अनाउंस करूं उससे पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपकी शानदार तालियों के लिए। और मैं बुलाना चाहूंगा आज के हमारे ग्रेट स्पीकर को, ग्रेट लीडर को। और आप कोई और नहीं, सूरजगढ़ से बिलोंग करते हैं और हमारे शेखावाटी में एक बेहतरीन पहचान बना चुकी है। नाम है अंजू जी गोगावत। शानदार तालियों के साथ अगली आवाज सुनेंगे हम अंजू जी की। यस अंजू जी, आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन, प्लीज कम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद आपका सबका, सभी का दिल से धन्यवाद। मेरे जितने भी अपलाइन यहाँ हैं जो मुझे सुन रहे हैं उन सभी का दिल से धन्यवाद। मेरी टीम और मेरे पार्टनर्स जो भी यहाँ पे हैं जो मुझे सुन रहे हैं उन सभी का धन्यवाद और अभिवादन करती हूँ। आज फिर नरेश जी आपको दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कि आपने फिर से मेरा मान बढ़ा दिया। पता नहीं आप मुझे किस हस्ती से मेरी तुलना करते हो, मुझे समझ में नहीं आता मैं आपको क्या बोलूं। और मुझे जब जब आप इस नाम से सम्मानित करते हो मुझे बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी अपने ऊपर महसूस होती है। मुझे लगता है कि पता नहीं मुझे क्या करके दिखाना, अभी तक कुछ नहीं किया है लेकिन अब मुझे खुद को प्रूव करना है आप लोगों के लिए। आप लोग जो मुझ में जो देखते हो उस चीज के लिए मुझे खुद को प्रूव करना है और उस चीज के लिए मुझे काम करना है। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू नरेश जी, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। और एक बार थैंक यू फिर बोलना चाहूंगी कि आज मुझे यहाँ मौका दिया गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वहाँ मेरी भी बारी आएगी क्या, क्योंकि अभी इतना बड़ा कुछ लेवल मैंने नहीं किया है। अभी मैं मेरे अपने आप को अभी बहुत छोटे लेवल पे मानती हूँ। अभी मुझे बहुत ज्यादा करना है, खुद को प्रूव करना है। बहुत सारी सक्सेस हैं जो अभी मुझे पानी है और मुझे लगा था कि जब मैं सक्सेस पा लूंगी उसके बाद में कभी मेरी स्टोरी शेयर की जाएगी। लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा मान दिया, सम्मान दिया और सबके सामने बुलाया, उसके लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अंजू जी, जो एसईडी लेवल आपने लिया हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल है और बहुत सारे लोग उस लेवल के लिए तरसते हैं। कार फंड मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल है और आपने उस मुकाम को हासिल किया है तो आप इसकी हकदार हैं। रियल में आप बहुत ग्रेट हैं, बहुत ग्रेट लीडर हैं। प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स शुरू करूंगी अपनी कहानी से। आज कहानी बताना है मुझे, मेरे बारे में बताना है, मैं क्या थी, क्या हूँ और क्या करने वाली हूँ, क्या मेरे सपने हैं, क्या गोल हैं जिनके लिए मैं इस मोदी केयर प्लेटफॉर्म को मैंने अपनाया है और क्या मैं यहाँ से हासिल करने वाली हूँ, उन सब के बारे में। तो शुरुआत मैं मेरे थोड़े से पीछे के बैकग्राउंड से करूंगी कि मैं किस बैकग्राउंड से आई हूँ। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से कह सकती हूँ कि बहुत ज्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। एक ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थितियों में मैं पली थी जहाँ मतलब जरूरतें पूरी होना भी दूर की बात है, मतलब बहुत आवश्यक जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती थी। मेरे पापा एक छोटे से दुकानदार हुआ करते थे और बचपन से ही हमने मतलब बहुत संघर्ष से जीवन व्यतीत किया है। 12 साल की उम्र से मैंने अपने आप पर एक जिम्मेदारी महसूस कर ली थी कि मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना मेरा परिवार नहीं चल पाएगा, क्योंकि पापा बहुत ज्यादा बीमार रहते थे और उस बीमारी की वजह से हमें दिन रात ये टेंशन रहती थी कि अब हम घर का खर्चा कैसे पापा चलाएंगे और कैसे हम लोग अपना घर चला पाएंगे। मैंने उसी टाइम से मतलब
थोड़ा थोड़ा जो भी मैं हेल्प कर सकती थी अपने घर वालों की मैंने करना शुरू कर दिया था। मैंने सबसे पहले अपने घर में 5 बहन भाई थे हम लोग, परिवार हमारा बड़ा था और पापा बीमार रहते थे, दुकान छोटी सी थी, घर का खर्च नहीं चल पाता था। तो मैंने पहली हेल्प के रूप में सोचा कि कम से कम हम जो कपड़े पहनते हैं वो तो हम खुद सिलाई कर लें। तो घर ही से जो साड़ियाँ, जो कपड़े जो होते थे उन्हीं से मैं सिलाई, हाथ से सिलाई करके मेरे बहन भाइयों के कपड़े तैयार करती थी, ताकि थोड़ा सा मदद मिल सके और हम लोग घर को थोड़ी सी हेल्प दे सके कि हमें कपड़े बाहर से ना खरीदने पड़े। और जबकि मैंने कहीं सिलाई सीखी नहीं थी, ये चीज मैंने खाली जो पुराने कपड़े थे उनको वापस खोल खोल के उनको देख करके मैंने सिलाई करना शुरू किया था। फिर पापा ने देख करके कि मैं हाथ से सिलाई कर लेती हूँ, तो पापा ने एक पुरानी मशीन हम लोग को ला के दी और फिर उसके बाद मैंने छोटी सी उम्र से सिलाई करना शुरू कर दिया था। उसके बाद में पापा की दुकान में छुट्टी, पापा दुकान पे नहीं जा पाते थे और हम लोग घर पे ही बैठ करके सिलाई करते थे। अड़ोसी पड़ोसी जो भी होते थे उनके जो पुराने कपड़े थे उनको सिलना, जो मतलब रिपेयरिंग करने का काम हम करते थे। सिलाई मैंने सीखी नहीं थी प्रोफेशनल रूप से, तो मैं नए कपड़े नहीं सिल पाती थी, लेकिन पुराने कपड़ों को सिल करके जो भी थोड़ा बहुत आ पाता था, पढ़ाई करने के बाद में मैं घंटे 2 घंटे सिलाई को दिया करती थी। मैं 15 साल की हुई तब मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर दी और अड़ोस पड़ोस के बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैं 16 साल की हुई थी, मैंने 10th के एग्जाम दिए थे, मेरे एग्जाम का रिजल्ट बाद में आया और मैंने 16 साल की उम्र में स्कूल ज्वाइन कर लिया था और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। यानी बहुत छोटी सी उम्र से हमारे सिर पे जिम्मेदारियां थी। हाँ, मैं जो भी काम करती थी पूरी समर्पित होकर करती थी। मेरे परिवार में या यूं मान लीजिए मेरे गांव में लोग मेरी इज्जत करते थे, आज भी करते हैं, उस टाइम भी करते थे। सबको एक चीज पता थी कि ये लड़की है, ये पता नहीं क्या कर लेगी, इसको कुछ भी कह दो, कुछ भी दे दो, कोई भी काम बता दो, ये किसी काम को ऐसे नहीं कहती, ये नहीं कर पाएगी। हर व्यक्ति मेरे से इंतजार करता था। जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो सब ये वेट करते थे घर से बाहर जाएगी तो हम भी 2 काम करवा लें। कोई मुझसे दूध मंगवा रहा है, कोई मुझसे सब्जियां मंगवा रहा है, कोई मुझसे चूड़ियां मंगवा रहा है, कोई, मतलब हर व्यक्ति मेरा इंतजार करता था कि ये बाहर जाएगी तो 4 काम करके आएगी तो हमारे भी काम कर देगी। यानी मैं कभी किसी को मना नहीं करती थी और काम करके मुझे खुशी होती थी। मैं किसी की मदद करती तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। और इसी बीच मतलब मैंने जो पढ़ाने का काम शुरू किया तो मेरा पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि मेरे स्कूल के अंदर मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं बहुत छोटी लगती थी और जो लोग रास्ते में मिलते थे हंसते भी थे, बोले ये टीचर है, ये मास्टर नहीं है, ये पढ़ाने जाएगी। ऐसे शर्म भी आती थी, बहुत घबराहट भी होती थी कि लोग ऐसे बोलते थे। लेकिन जब मैं स्कूल में जाती थी, जब मैं बच्चों के सामने जाती थी तो मैं परफेक्ट टीचर होती थी और मैंने अपना 100% दिया। इतना ज्यादा दिया कि वही बच्चे जब कभी मेरा पीरियड इधर से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया था तो बच्चे एप्लीकेशन लगा देते थे कि हमें सिर्फ अंजू मैडम से ही पढ़ना है, आप उनका पीरियड हमारी क्लास में वापस लगाओ। तो इतनी मेरी डिमांड रहती थी और इसी डिमांड का ये रिजल्ट था कि मेरे पास अलग अलग स्कूलों से ऑफर आते रहते थे, आप हमारे साथ आ जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ। और मैंने बहुत अच्छा टीचिंग करवाई। मैंने सिर्फ 2 ही साल टीचिंग करवाई कि मेरा 18 साल की उम्र में, वो भी बहुत छोटी सी उम्र है, आज 18 साल की उम्र में सोचते भी नहीं इस बारे में, और मेरी शादी कर दी गई थी। मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरी शादी कर दी गई थी क्योंकि मेरे पापा बहुत बीमार हो चुके थे, एकदम बिल्कुल बिस्तरों में आ चुके थे, वो उठ बैठ नहीं सकते थे। उनको टीवी था और सबको ये लगने लगा था कि पापा अब ज्यादा टाइम नहीं निकालेंगे। वो अस्थमा के पेशेंट थे, साथ में उनको टीवी भी हो चुका था। तो डॉक्टर्स को देने के लिए भी हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। हम जो मुश्किल से कर पाते थे उसी में से थोड़ी बहुत दवाइयां पापा को दिलवाते थे और हमारी दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जा रही थी। जो हम ला रहे थे उससे घर का खर्चा चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि उस समय जब मैंने शुरुआत करी थी सिर्फ 550 रुपए मैंने शुरुआत करी थी। 1999 में मैंने स्कूल ज्वाइन किया था और उस टाइम पे सिर्फ 550 रुपए मैंने स्कूल ज्वाइन किया था। और साथ में मेरी बहन भी थी, उसने भी 550 रुपए वो लेती थी, 550। इस तरह से हमारे घर में 1100 रुपए आते थे। जब हमने कैलकुलेशन देखा है, उस कैलकुलेशन के अनुसार 2000 में हमें जब 10,000 रुपए की जरूरत थी तब हम सिर्फ 1100 रुपए अपने घर में लाते थे और उन 1100 रुपए से हम अपना घर का खर्च चलाते थे। तो कितना मुश्किल था वो टाइम पीरियड, आप समझ सकते हैं कि उसमें हमारा घर का खर्चा, 5 बहन भाइयों के खाने का खर्चा, ऊपर से पापा की दवाइयां, और वो जो समय था वो हमारे लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल का समय था। लेकिन मेरे अंदर जो था एक शुरू से था कि मुझे तो कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ ऐसा, मुझे थोड़ा सा कोई मौका दे दे, कोई थोड़ी सी मेरी कोई हेल्प कर दे तो मैं पता नहीं क्या कर जाऊं। ये दिल में मेरे हमेशा से था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो कोई आपकी मदद करने भी नहीं आता है, तो वो मदद मुझे कभी नहीं मिली, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ हाँ, मेरे काम की तारीफ हर जगह होती थी और मुझे काम के लिए आगे से आगे प्रमोट किया जाता था कि यहाँ ये काम कर लो, वहाँ ये काम कर लो, ये अच्छा है, ये ऐसे है। काम के लिए लोग मुझे प्रमोट करते थे, उनको ये विश्वास है कि अंजू को कुछ भी दे दो, अंजू काम कर लेगी। लेकिन हर काम नहीं किया जाता, जो था हमारे लिए सुइटेबल था वो हमने किया। फिर उस समय कुछ विचारधाराएं भी ऐसी थी, समाज की सोच भी ऐसी थी कि हर किसी काम में हाथ नहीं डाला जा सकता, लड़कियों को अकेले कहीं नहीं भेजा जाता। तो मुझे स्कूल ही सबसे सुरक्षित जगह लगी और हमने स्कूल ही ज्वाइन किया और हमने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। पापा की हालत खराब देख करके हमारी शादी कर दी गई। पापा ने तो ये भी नहीं देखा कि ससुराल कहाँ है,
वो लड़के कैसे हैं, परिवार कैसा है, कुछ नहीं देखा। मेरे पापा ने तो कुछ भी नहीं देखा था, बस काका बाबा ने मिलकर के देखा, उन्होंने हमारी शादी कर दी। और जब शादी हुई तो ससुराल बहुत शानदार मिला मुझे। ये सोचा था जब सगाई हुई थी तो सोचे ना, कहीं न कहीं मन में ये था कि चलो अब शादी हो जाएगी तो एक अच्छा परिवार अगर मिल जाएगा तो कुछ जो चीज़ें आज तक हमारे मन में रह गई थी, इच्छाएँ जो हमारी मन अधूरी रह गई थी, वो वहाँ से पूरी हो जाएँगी। और ये भी सोचा था कि अगर परिवार अच्छा हुआ, अगर वो लोग उन लोगों ने साथ दिया तो मैं वहाँ से भी अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ हेल्प कर पाऊँगी। लेकिन जो सोचते हैं या जो चाहते हैं वो हमेशा पूरा नहीं होता। और कुछ मैं पहले भी बता चुकी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और मेरे मन में, दिमाग में कुछ चीज़ों के लिए ज़बरदस्त नफ़रत थी, बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। मुझे ड्रिंक करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं थे, मुझे गाली-गलौज करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, मुझे बड़ों की रिस्पेक्ट ना करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। और मैं जब भी कहीं बात चलती तो मैं भगवान से प्रार्थना करती, मुझे कोई शराबी पति मत देना, मुझे कोई खाने-पीने वाला पति मत देना, मेरा कोई मतलब ऐसा परिवार मुझे बिल्कुल मत देना जिसमें किसी का आदर सम्मान नहीं होता हो, जो गाली-गलौज के निकालता है। मुझे उन चीज़ों से एलर्जी थी और मैंने हमेशा उसको मना किया, मना किया। मैंने भगवान से ये कभी नहीं माँगा कि मुझे ऐसा देना, मुझे वैसा देना। और ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी जो मुझे उस समय समझ में नहीं आई, मुझे अब समझ में आती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी थी। तो यहाँ जो सुन रहे हैं वो इस बात को ज़रूर ध्यान रखना कि कभी भी ये मत कहना कि हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड हमारे शब्दों को सुनता है, वो ना और हाँ को नहीं समझता है, वो जो शब्द सुनता है उसी को वापस रिटर्न करता है। तो मैंने जिन चीज़ों को मना किया था वो चीज़ें मुझे वहाँ भर-भर के मिली, वही चीज़ें मुझे मिली जो मुझे नहीं चाहिए थी। और इसी वजह से 9 साल हमने गुज़ारे। अब तक मैंने शायद किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं आज थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि उन 9 साल के अंदर ऐसी-ऐसी सिचुएशन मैंने फेस की जो मैं याद नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा आपको बताऊँगी कि जिस व्यक्ति का मैंने हाथ पकड़ा था, ये सोच करके सब कुछ छोड़ के उसके साथ गई थी कि अब ज़िंदगी इनके साथ शायद सुख में बीतेगी। जब मेरी सगाई हुई थी तो मैंने वो बुक्स पढ़ी जिसमें ये दिया गया था कि औरतों का धर्म क्या होता है, एक पत्नी का धर्म क्या होता है, एक बहू का फर्ज क्या होता है। मैंने पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी उतारी थी कि मैं एक परफेक्ट बहू, एक परफेक्ट पत्नी बन के दिखाऊँगी। और उस समय, उस समाज में, उस आस-पास के माहौल में मेरी जैसी बहू नहीं थी। और इसका मैं नहीं कहती, आज भी वो गाँव के लोग कहते हैं कि वैसी तो आपको दीपक लेके ढूँढोगे तो भी नहीं मिलेगी। वो लोग, वहाँ की जो बूढ़ी-बुजुर्ग औरतें थी, वो आती थी, मुझे आशीर्वाद देती, तो एक ही बात है, तेरे जैसी हमें भी मिल जाती तो हम निहाल हो जाते। लेकिन जिस घर में मैं गई थी, वहाँ मेरी कोई कदर नहीं थी। वहाँ कदर इसलिए नहीं थी कि उन लोगों का ऐसा कोई माहौल नहीं था, उन लोगों ने कभी किसी की इज़्ज़त नहीं की थी। वो कभी भी अच्छे जो संस्कार जो होते हैं, संस्कार नाम की चीज़ उनमें कहीं भी नहीं थी। और इसलिए जो मेरे संस्कार जब उनके सामने आते थे, तो वो लोग मुझसे ईर्ष्या करते थे। जो सासू माँ थी वो मुझसे भयंकर ईर्ष्या करती थी कि ये 4 बजे क्यों उठती है, ये पूजा-पाठ क्यों करती है, ये काम टाइम पे क्यों कर लेती है, ये ससुर जी को गरम खाना क्यों पकड़ा देती है, ये आए हुओं का सम्मान क्यों करती है। इस बात की उन्हें ईर्ष्या होती थी क्योंकि वो कभी भी एक अच्छी बहू नहीं थी। वो समाज में एक बेहद बुरी बहुओं में एक औरत थी और इसलिए वो मेरी इज़्ज़त कभी नहीं कर पाई। जबकि मैंने हमेशा अपना 100% देने की कोशिश करी, मैंने हमेशा उनको खुश करने की कोशिश करी, लेकिन वो आखिर में तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई। जिस व्यक्ति का मैंने हाथ थामा था, वो मना करता था, उसे कमाना नहीं था, उसे सिर्फ़ अय्याशियाँ करनी थी और जीवन इतना कष्टमय हो गया था कि हमारे खाने के लाले पड़ गए। मैं जो ओढ़नी ओढ़ती थी, उसमें बड़े-बड़े छेद हुआ करते थे। मेरे सिर पे ओढ़नी देखकर औरतें ये कहती थी कि बेटा ये दूसरी पहन ले, इसमें तेरा सिर नज़र आता है। तो मैं ये कहती, मैं आपको क्यों शर्म आती है? जिनको लाके देती हूँ, उनको ही शर्म नहीं आती। जैसी भी है, वही तो पहनूँगी, जो है ही नहीं, वो मैं कहाँ से लेके आऊँ? ऐसे कपड़े जो थे मेरे तन पे, वो मुझे कई बार लोगों से माँगने पड़ते जब मैं किसी प्रोग्राम में जाती थी, तो मेरे पास घर में पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते थे। मुझे पीहर नहीं भेजा जाता था क्योंकि पीहर जाऊँगी, पीहर वालों से पता नहीं उनको क्या एलर्जी थी। पीहर आऊँ तो 2-4 कपड़े ले जाऊँ, लेकिन यहाँ आने भी मुझे नहीं दिया जाता था और वहाँ रहते-रहते मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी। धीरे-धीरे अनाज के, खाने-पीने के लाले पड़ने लग गए, बच्चे थोड़े बड़े हो रहे थे और बच्चों की पूर्ति के लिए मुझे मतलब दिन-रात तिल-तिल करके मरना पड़ रहा था कि मेरे बच्चों की मैं ठीक से भूख भी नहीं मिटा पा रही थी। क्योंकि घर में कहीं से भी कोई पैसा नहीं आ रहा था, वो सिर्फ़ बड़े-बड़े अय्याशा करता था और उसको जब भी कहा जाता कि भी आप नहीं कमाओगे तो कैसे परिवार का लालन-पालन होगा, वो बस उसी समय मार-कूट पे उतर आते थे और गालियाँ निकालना शुरू कर देते थे। घर में ना सास-ससुर मदद कर रहे थे, कोई मदद करना चाहता तो उनको मदद करने दी भी नहीं जाती थी। ऐसी हालत में मैं
दिन रात उठ रही थी, दिन रात तड़प रही थी और भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मुझे या तो इस स्थिति से निकाल दें या फिर मुझे इतनी ताकत दे कि मैं कुछ करूं मेरे बच्चों के लिए। मैं तो जो दर्द है वो मैं झेल लूंगी, लेकिन मेरे बच्चों को दर्द झेलते कैसे देखूं? मैं मेरे बच्चों के लिए जिंदगी कैसे दे सकती हूँ जो मैंने देखा है? मुझे मतलब बहुत तकलीफ होती है कि मेरा बचपन तो क्या ऐसे ही गुजर गया, क्या मेरे बच्चों का बचपन भी ऐसे ही गुजर जाएगा? आखिर एक दिन, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, मैं दर्द तकलीफ से कभी भी डरी नहीं। मैं अपने आप से तो अपने लिए तो मैंने कभी भी कुछ नहीं मांगा, भगवान से सिर्फ एक ही कहती थी, माता रानी से, माता रानी चाहे कितनी भी तकलीफ दे दे, कितना भी दर्द दे दे, मैं सहने के लिए तैयार हूँ। हो सकता है मेरे पुराने पाप कर्म रहे होंगे और जो मुझे सहने पड़ेंगे, और मैं सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। आखिर में जब एकदम नाक से ऊपर से, सिर के ऊपर से पानी गुजर चुका था, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका था, हमें उन लोगों से मांगना पड़ता था जो लोग गांव से मांग के लाते थे, और उन्होंने भी फिर देने से मना कर दिया क्योंकि सबको पता था कि जो दे दिया वो वापस नहीं आने वाला। इस वजह से सबने देने, सब दरवाजे बंद हो चुके थे, यहाँ तक कि सास ससुर भी रसोई तक को ताला लगा के सोते थे कि कहीं कोई रोटी ना ले ले, कोई अनाज ना ले ले। बहुत बुरी हालत हो चुकी थी और मैं इतनी कमजोर थी, मैं जितनी मतलब इतना ज्यादा मैंने सहन करना सीख लिया था कि वो हर दर्द सहने को तैयार थी, लेकिन मैं वहां से आने को तैयार नहीं थी। यहाँ मेरे ससुराल से लोग यहाँ फोन कर रहे थे कि इसको ले जाओ वरना ये मार डालेंगे, ये मर जाएगी, लेकिन फिर भी मैं वहां से आने को तैयार नहीं थी। मैंने, मेरे संस्कार ही नहीं थे कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं। आखिर में शायद माता रानी, ये मेरी इम्तिहान पूरी हो चुकी थी और उन्होंने सोचा कि अब वो वक्त आ गया है कि अब इसे आज़ादी देनी पड़ेगी। और मेरी बहनों की शादी थी और शादी में उन्होंने, उनको किसी नेता के थ्रू उनको प्रेशर पड़ा कि उसको शादी में भेजो, शादी में नहीं भेज रहे थे मुझे, तो शादी में भेजने का उन पर एक दबाव पड़ा। उस दबाव के चक्कर में वहाँ गाड़ी भेजी गई, उस गाड़ी में वो मुझे लेके आए और मुझे उस एक रात जो शादी में मैंने अटेंड करी और सुबह पहले वो मुझे छोड़ के चले गए थे, ये कहकर के अब मुझसे टेंशन नहीं पाई जाती, क्योंकि अब सिर के ऊपर से पानी गुजर चुका था। उन्हें कहीं से उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ कर सकता हूँ, वो कमा नहीं सकते थे, उन्हें कमाना बिल्कुल पसंद नहीं था, उन्हें सिर्फ पड़े पड़े खाने की आदत थी और वो पूरा नहीं हो रहा था। 9 साल तो इधर से उधर, उधर से इधर करके कैसे जैसे काम निकाला, मैंने सिलाई वहां पे करी, जैसे भी मेरा होता था मैं कर पाती थी, जो कर पाती थी वो मैंने किया। और वो जब एकदम से ये लगा कि अब कहीं से कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने आखिर में मुझे ये कह के छोड़ा कि अब मुझसे टेंशन पारी नहीं जाती। और जब उन्होंने ये शब्द कह के वो मुझे छोड़ के गए थे, उस दिन मैं ना रोई, ना मुझे कोई तकलीफ हुई, मेरे पूरे शरीर में एक सनसनाहट सी दौड़ गई और यूं लगा कि जैसे कि बंधन थे, कोई बेड़ियां थी, वो धीरे 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 खुल गई हैं। मुझे पहली बार यूं महसूस हुआ कि मैं आजाद हुई हूँ और अब मैं अपने बच्चों के लिए मैं खुद करूंगी जो भी मुझे करना है। मैंने उसी दिन डिसीजन लिया, मैं किसी के सामने जाके नहीं रोई, मैं किसी के सामने नहीं गिड़ गिराई, उसी दिन डिसीजन लिया कि अब मुझे मेरा पढ़ाना वापस स्टार्ट करना। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जिस स्कूल में जाऊंगी मुझे जॉब मिल जाएगी। हाँ, मैं 10th पास थी, तो 10th पास तो उस समय टाइम निकल चुका था, तो लोग पढ़े लिखे टीचर्स ढूंढने लग गए थे। लेकिन मैंने जाकर के उनसे बात करी और उनको कहा कि मैं पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी, मैं पढ़ते हुए पढ़ाना शुरू करूंगी, मुझे छोटी क्लासेस दे दीजिए। और मुझे तुरंत जॉब, वहीं उसी स्कूल में जॉब मिल गई जहाँ मैं पहले पढ़ाती थी। उन्होंने बड़े आदर से मुझे वापस ले लिया था, खुद फोन करके बाद में उन्होंने बुला लिया कि आ जाओ मैडम, आपकी जरूरत है। मैंने पढ़ाना शुरू किया, 12th के फॉर्म भरे, मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने ट्यूशन करवाना स्टार्ट किया, मैंने लगातार मेहनत करी और ट्यूशन और स्कूल के साथ साथ पढ़ाई करते करते मैंने 12th पास करी, फिर मैंने ग्रेजुएट करी, फिर मैंने बीएड किया, फिर मैंने पीजी किया और आज मैं एमए बीएड हूँ साइड में पढ़ते पढ़ते। और ये सब का सब जो किया मैंने खुद अपने बेस पे किया, अपने दम पे किया, मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। मैंने कैसे किया? हाँ, मेरे घर वालों का मुझे इतना सपोर्ट रहा कि मुझे एक घर का आसरा मिल चुका था और मेरे बच्चों को एक छाया मिल चुकी थी। बाकी जितना भी था वो मैंने अपने दम से किया, मैंने अपनी मेहनत से किया और करके मैं ग्रेजुएट हो चुकी थी। बीएड के एग्जाम दिए थे ये सोच करके कि कंपटीशन फाइट करूंगी, हो सकता है कहीं कहीं नंबर आ जाए, लेकिन मेरा शेड्यूल इतना ज्यादा बिजी था कि मैं पढ़ नहीं पाती थी, कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाती थी। अब मैंने हर रोज, बच्चे बड़े हो रहे थे और मैं हर बार लालच करती थी कि मैं 2 घंटे और एक्स्ट्रा ट्यूशन करवा दूं, मैं 3 घंटे और एक्स्ट्रा ट्यूशन करवा दूं ताकि मैं और ज्यादा कमा पाऊं, क्योंकि जितना कमाती थी उतना कम पड़ रहा था, जितना कमा रही थी उतना कम पड़ रहा था। और धीरे धीरे मैंने ट्यूशन के टाइम बढ़ाना शुरू कर दिया और मैंने लगातार 12 घंटे 13 घंटे पढ़ाना शुरू कर दिया। अब 13 घंटे कोई लेडी अगर पढ़ करके घर आए तो वो थकी हारी आकर के घर का काम भी करे, तो उसके बाद उसके लिए पढ़ना इम्पॉसिबल था और मैं कभी भी कंपटीशन की तैयारी बिल्कुल नहीं कर पाई। और इसी वजह से मैं कोई कंपटीशन को तोड़ भी नहीं पाई। मैंने 3-4 बार कंपटीशन फाइट किया, सिर्फ फॉर्म भरती थी और लास्ट दिन जिस दिन पेपर देना होता था तो मैं पेपर दे के आ जाती थी। हाँ, 50-60 के एवरेज में मेरे मार्क्स बन जाते थे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बन पाए और वो सब इसलिए बनता था कि मैं लगातार टीचिंग के संपर्क में थी, तो मेरा जो बेसिक नॉलेज था वही मेरे काम आता था।
लेकिन इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाई। मुझे एकदम फील हो चुका था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब टाइम ही नहीं है, लोग कोचिंग करते हैं, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगी। तो अब उसके बाद मुझे टेंशन होने लग गई कि मैं किस लिए पढ़ी थी, किस लिए मैंने 60,000 लगा करके मैंने बीएड करी थी। मैंने सोचा था कि मैं मेरे बच्चों का भविष्य बना पाऊंगी अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो, लेकिन ये तो मेरा हो ही नहीं पा रहा है। तो अब मैं क्या करूँ? और मेरे दिन में फिर दिमाग में यही आने लग गया कि अब फिर यही जिंदगी है, उस जिंदगी से निकले तो अब ये फिर वही घिसी पिटी जिंदगी मिल गई। वही उठना, वही बच्चों का काम, वही स्कूल जाना, वही ट्यूशन करवाना, फिर आना, फिर सो जाना, फिर वही सारा काम। मतलब एक सर्कल में घूम रही थी जिंदगी, एक कुएं के मेंढक जैसी जिंदगी हो गई थी। और मैं हर वक्त अपने आप को उसी सर्किल से निकालने की कोशिश करती, लेकिन मैं निकाल नहीं पा रही थी। एक्स्ट्रा काम करने के लिए समर वेकेशन आते थे, तब मैं डांस क्लासेस चलाती थी, मैं क्राफ्ट क्लासेस चलाती थी कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, लेकिन उन्हें भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती थी, क्योंकि कंटिन्यू करने के लिए मुझे थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए था और दूसरा थोड़ा सा रिस्क लेना था, और मैं रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मुझे पता है अगर मैं रिस्क ले लेती हूँ और कहीं उसमें मुझे ये डर था कि कहीं कामयाब नहीं हुई तो, कहीं मैं फेल हो गई तो फिर मेरा तो स्कूल भी गया, फिर मेरा ट्यूशन भी गया, फिर मुझे इसे वापस बनाने में इतना टाइम लगेगा कि मैं उस दौरान अपने बच्चों के लिए क्या करूंगी। तो मैं रिस्क नहीं लेकर के लगातार सिर्फ वही काम करती जा रही थी, वही मेरी मजबूरी हो गई थी और मुझे वही करना पड़ रहा था। लेकिन दिमाग में हर रात जब सोती थी तो एक ही दिमाग में ये रहता कि यही जिंदगी है, कि इसी जिंदगी के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि ख्वाब तो सपने तो ये नहीं पता था, सपने क्लियर नहीं थे कि मुझे करना क्या है। हाँ, मेरी शुरू से ही किरण बेदी जो है वो मेरी आइडियल रही है और मुझे उनके जैसा बनना था, ये मेरा सपना था। लेकिन ये एक सपना तो तभी टूट गया था जब मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद में मुझे ये नहीं पता सपने क्या होते हैं। रियल बता रही हूँ कि मुझे सपनों की परिभाषा ही नहीं पता था, और ना ये पता था कि सपने देखने चाहिए और उनको पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन अब दिमाग में ये जरूर चलता था कि ऐसी जिंदगी जीने के लिए तो मैं पैदा नहीं हुई हूँ। मेरे जन्म लेने का कोई इतना साधारण सा कारण तो नहीं हो सकता कि मुझे सिर्फ बच्चे पालने हैं, मुझे तो कुछ बहुत बड़ा करना है। ये मेरे दिल में बचपन से था और हमेशा मतलब महसूस होता था कि अंदर से एक एनर्जी महसूस होती है कि तू अंजू कुछ करने के लिए पैदा हुई है। तो मुझे लग रहा था कि ऐसे तो बुरा नहीं हो सकता, तो भगवान मुझे वो रास्ता दिखा जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, जो मुझे करना है, और वो क्या है जो मुझे करने के लिए यहाँ आई हूँ। क्योंकि मेरा ससुराल छूटना नॉर्मल बात नहीं थी, मैंने कभी भी किसी चीज को ऐसे नेगेटिव नहीं लिया। मैं अगर वहां गई तो मैंने हमेशा ये कहा कि हो सकता है कोई कर्म थे जो मुझे भोगने हैं, मैं यहाँ भोग लूंगी और मैं भोगने के लिए आई हूँ, इसके बाद में कुछ जरूर अच्छा होगा। वो जब छूट गया तो भी मुझे ये महसूस हुआ कि वो छूटा है तो किसी न किसी कारण से छूटा है, और फिर भी मुझे कुछ इसके आगे कुछ अच्छा होने वाला है, भगवान मुझसे कुछ अच्छा चाहता है, इसलिए ये मेरे साथ हुआ है। लेकिन वो कारण मुझे समझ में नहीं आया कि मुझसे चाहता क्या है। और एक दिन ऐसे ही करते करते मेरे जिंदगी में आया मोदी केयर, और जिस दिन मोदी केयर मुझे समझ में आया उस दिन मुझे समझ में आ गया था कि मेरी जिंदगी क्यों है, मुझे क्या करना है। बहुत सारी पिक्चर सब क्लियर हो चुकी है। अब मेरे जिंदगी का जो असली मकसद है वो भी लगभग मेरे सामने क्लियर आ चुका है कि मुझे जिंदगी क्यों जीनी है, मुझे करना क्या है। लेकिन मोदी केयर उस प्लेटफॉर्म की पहली, मेरे सपनों की पहली सीढ़ी था। वो जैसे ही मेरी जिंदगी में आया तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सबसे पहले अनिल भैया का, जिन्होंने मुझे इससे परिचय करवाया। वो पहली बार जब वो सामान लेकर के आए थे अपने घर पे, और मैं उन्हीं के घर पे अपना एक बैच चलाया करती थी ट्यूशन का, लगभग 15-20 बच्चे उस बैच में हुआ करते थे। और वो कुछ सामान लेके आए तो उन्होंने कहा कि आज ट्यूशन के बाद में यहीं रुकना मैडम। तो मैंने कहा ठीक है जी। ट्यूशन करवाई, बच्चों को भेजा, फिर मैं कहा हाँ बोलो भैया। तो वो मेरे को कमरे में ले गए और वहाँ एक बड़ा सा कार्टून रखा था जिसमें बहुत सारा सामान था। उन्होंने कहा कि मैं कुछ सामान लेके आया हूँ और जरा देख के बताओ कैसा है और कुछ यूज भी करके देखो। तो मैंने वो कार्टून में सामान देखा, सामान अच्छा लग रहा था, ब्रांडेड था, सभी पैकिंग थी, पैकिंग भी बहुत सुंदर थी। तो मुझे ये तो पता चल गया कि कहीं न कहीं कोई कंपनी से कोई अच्छा सामान लेकर के आए हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये कहीं न कहीं भैया को किसी ने फंसा दिया है और इन्होंने पैसे लगा दिए और अब ये सामान ये बेचना चाह रहे हैं। तो सोचा थोड़ी सी हेल्प कर दूं, तो मैंने वहां से लगभग 650 पौने 700 का सामान वहां से मैंने ले लिया कि चलो यूज कर लेते हैं, इनको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ये सोच के मैंने वहां से सामान लिया। सामान लाके मैंने सबसे पहले उसमें मैंने डीओ लिया था, एक हेयर ऑयल लिया था, एक टेल्कम पाउडर लिया था और एक आध प्रोडक्ट और लिया था मैंने। तो वो डीओ मैंने अपने बेटे को लाके दिया। मैंने आज से पहले कभी भी, इससे पहले कभी भी डीओ बेटे को नहीं दिया था। बेटा कई बार कहता भी था मम्मी डीओ चाहिए, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर पाती थी और मैंने हमेशा उसको मना किया फालतू के खर्चे, वो जरूरी नहीं है, आज ही कोई जरूरी है क्या डीओ वगैरह यूज करने, यूं करके मैं उसको हमेशा डांट दिया करती थी। लेकिन उस दिन मैं पहली बार जब मैंने डीओ देखा तो सोचा बेटा खुश हो जाएगा, मैं डीओ लेके आई। बेटे ने डीओ देखा तो वो मेरे गले लग गया, बहुत ज्यादा खुश हुआ कि मम्मी ये थैंक यू आप मेरे लिए डीओ लेके आए। उसने उसको यूज किया तो उसे अच्छा भी लगा, वो बहुत ज्यादा पसंद भी आया उसको, और उसने उसकी बहुत तारीफ करी, मम्मी आपका डीओ बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा।
अब किसी प्रोडक्ट की कोई तारीफ कर दे, हम कोई पहली बार कोई चीज लाए और उसकी कोई तारीफ कर दे, तो फिर पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मुझे बस मन में जस किया कि चीज तो अच्छी है, इसका मतलब अगर बेटे को पसंद आया है तो इसका मतलब प्रोडक्ट में क्वालिटी। मुझे तो डीओ का नॉलेज नहीं था कैसा होता है कैसा नहीं होता है, लेकिन वो तो बच्चा है, फ्रेंड्स वगैरह से यूज करता रहता था, तो उसने उसको पसंद कर लिया। फिर उसने हेयर ऑयल भी यूज किया, और हेयर ऑयल को भी उसने काफी अच्छा बताया, मम्मी हेयर ऑयल भी बहुत अच्छा, तेल बहुत अच्छा है। चलो बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट पास हो गए थे। तो मैंने कहा भैया प्रोडक्ट तो अच्छे लगे। फिर मैंने दूसरे दिन पूछा उनसे, भैया कितने का हुआ? तो भैया ने तकरीबन शायद 750 ऐसे कुछ मुझे बताया था। फिर उन्होंने एक बात और बोली, बोले अंजू जी एक आधार कार्ड अगर आप अपना दे दो तो ये इसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। अब उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बोला कि आधार कार्ड दे दो तो डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो ठीक है, आधार कार्ड दे देंगे, डिस्काउंट में 15 20 50 रुपए बचते हैं, बढ़िया ही बात है, सबको अच्छा लगता है ना डिस्काउंट, तो मुझे भी अच्छा लगा और मैंने अपना आधार कार्ड उनको दे दिया। आधार कार्ड लेकर के उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन किया, और दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मैंने आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया है और वो प्रोडक्ट में आपको इतने का डिस्काउंट मिला है। तो ठीक है, मैंने जो बाकी पैसे थे उनको सबमिट करवा दिए। अब 2-3 दिन बाद में उन्होंने फिर कहा कि वो प्रोडक्ट कैसे लगे, और अच्छे लगे। तो प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, तो बोले ये ऐसे ऐसे मोदी के है कंपनी है, इसमें आप ज्वाइन कर लो और अपन साथ में मिलके काम करेंगे और यहाँ से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, वैसे सामान से कोई सपने पूरे होते हैं क्या? बोले मैं आपको ना मेरे सीनियर से मिलवाऊंगा, तब आप बात करना उनसे और वो बताएंगे आपको कि ये क्या चीज है और इसमें कैसे होता है। ठीक है, लेकिन मुझे टाइम तो मिलता नहीं है। तो उन्होंने एक दिन 2-4 दिन फिर निकले, फिर मेरे को फोन किया, अंजू जी आपसे मिलना है, मेरे सीनियर्स आए हुए हैं। मैंने कहा भैया आपको पता ही है मैं 9:30 बजे पहले तो घर ही नहीं पहुंचूंगी, आप कब मिलोगे मेरे से? क्योंकि मैं तो स्कूल से सीधा ट्यूशन पे चली जाती थी, सुबह 8 बजे निकलने के बाद मैं रात को 9:30 बजे घर आना, ये मेरा रूटीन था, तो इस बीच में मिलूं कब उनसे? तो मैंने कहा भैया मैं कैसे मिलूं आपसे? तो बोले कि आप तो 9:30 बजे बाद में का टाइम दे, जैसे आप घर पहुंचे आप मुझे फोन कर देना। उन्होंने बहुत ज्यादा फोर्स किया, तो मैंने 4-5 बार उनको मना किया, भैया नहीं हो पाएगा, आप कब आओगे, कब अपन बैठेंगे, मैं लेट पहुंचूंगी, फिर मैं खाना बनाऊंगी, फिर उसके बाद में कब आप आओगे, कब मुझसे बात करोगे? बोले आप तो पहुंच जाओ तब फोन कर देना आप, हम तो 10 मिनट लेंगे आपके। मैंने चलो ठीक है 10 मिनट लेंगे तो कर लेते हैं। मैं आई, लेकिन मैं फोन नहीं कर सकी, मैं आते ही काम में लग गई, और भैया ने दोबारा फोन किया, बोले आ गए? मैं हाँ आ गई। बोले थोड़ी देर में आते हैं। वो थोड़ी देर में नहीं पहुंच पाए, मैंने खाना भी बना लिया, हमने खा भी लिया, मैं बर्तन साफ कर रही थी, तकरीबन 10 बज चुके थे, और तब विनोद जी और पवन जी और साथ में अनिल भैया आए। एक बार उन सबका दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो दिन नहीं आते, वो मुझे नहीं बताते, तो शायद मैं आज इस बिजनेस में आज आप लोगों के सामने नहीं होती। वो लोग रात के 10 बजे भी आए और आकर के उन्होंने बताना शुरू किया, मेरा भाई था, मैं थी, और हम लोग बैठे और हमने देखना शुरू किया। उन्होंने कुछ डेमोस्ट्रेशन दिखाए, कुछ प्लान भी बताया। लेकिन मैं इस मोदी के नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। ये मेरी पहली कंपनी है और मेरे लिए इसका ए भी अनजान था। मुझे नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। बस कभी कभार लोगों से सुना था कि चैन बनाने का सिस्टम होता है और ये फेल हो जाते हैं लोग, कंपनियां भाग जाती हैं। तो मेरी समझ में तो एक चैन बनाने का सिस्टम ये है, आप खरीदो, फिर 2 लोगों को बताओ, फिर उन 2 लोगों को बोलो कि आप अपने 2 लोगों को बताओ, इस तरीके से आगे चलने का बिजनेस है। और इसमें सिर्फ लोग बेवकूफ बनाते हैं, ऊपर ऊपर वाले कमा लेते हैं और फिर ये भाग जाती है कंपनियां धोखा दे करके। तो मेरे दिमाग में भी वही था। तो मैं उनका जब वो बता भी रहे थे तो मेरे दिमाग में कुछ ज्यादा खास नहीं बैठ रहा था, बस मन मन में यूं हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये फंसाने का ही चक्कर है, और मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया। सिर्फ प्रोडक्ट के जो डेमो उन्होंने दिखाए वो मुझे ठीक लगे, लेकिन फिर मेरा सवाल एक ही था कि सर प्रोडक्ट इतने महंगे हैं कि मैं किसी को शेयर भी करूंगी तो मैं कैसे शेयर करूंगी, लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते इसकी कीमत को। क्योंकि मैं तो ऐसे बैकग्राउंड से रही हुई हूँ कि मैंने कभी इतने महंगे प्रोडक्ट यूज ही नहीं करे, ना मैंने यूज करे और ना आसपास के माहौल में मैंने नहीं देखे कि कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट यूज करता है। क्या सभी लोग मार्केट का साधारण प्रोडक्ट खरीदते हैं? तो आपको कहते हैं ना कि जैसे आप होते हो आपकी वैसी सोच हो जाती, तो वैसी मेरी भी सोच थी कि लोग नहीं खरीद पाएंगे ऐसे प्रोडक्ट को। तो मैं कहा सर बहुत ज्यादा महंगे प्रोडक्ट है और लोग नहीं खरीद पाएंगे इसको। तो उन्होंने कहा कि अरे प्रोडक्ट महंगे नहीं है, उन्होंने मुझे यूजर बेनिफिट बताया, देखिए कितना सस्ता। मैंने कहा सर ये सस्ता पड़ेगा तब पड़ेगा, लेकिन पहली बार तो हमें इतना पैसा देना पड़ेगा ना, तो हम कहाँ से करेंगे, इतना महंगा हम कैसे खरीद पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, 3 दिसंबर को एक सेमिनार है, आप उसमें हमारे साथ चलो और वहां देखो और फिर समझो इस चीज को। आपको समझ में नहीं आई, आप जब समझोगे तो पता चलेगा, वहां देखोगे तो। मैं देखते हैं। फिर 1-2 दिन बाद में फिर अनिल भैया ने मेरे को पूछा, मेरा फीडबैक लिया, तो मैंने कहा नहीं भैया कुछ ही आना जानी नहीं है, प्रोडक्ट इतने महंगे हैं और मेरे को तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता, आपको पता ही, मैं तो सारे दिन तो बिजी रहती हूँ, कहाँ मैं लोगों से बात कर पाऊंगी, कहाँ ये काम कर पाऊंगी, तो मेरे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने हाथों हाथ वीरू भैया को फोन लगाया और फोन लगा करके मेरे को दे दिया, बोले ये वीरू भैया है सीकर से, इनसे बात करो। मैंने बोला तो उन्होंने सीधे ही फोन लेते बोले हाँ अंजू जी कैसे हो? अच्छी हूँ सर। तो बोले क्या करते हो? क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट मेरा नाम लिया, शायद अनिल भैया ने उनके सामने जिक्र कर दिया होगा, तो वो मतलब सीधे वो बोले कि वो एक मैडम, वो जो मैडम है उनसे बात करो, तो उन्होंने सीधा मेरा नाम लिया था।
तो मुझे लगा कि शायद इनकी आपस में बात हो चुकी है। फिर उन्होंने बोला कि क्या करते हो? मैंने कहा सर टीचिंग करवाती हूँ, पढ़ाती हूँ और ट्यूशंस करवाती हूँ। तो बोले कितना कमा लेते हो? 20-22 हजार रुपए हो जाते हैं, 10-1 हजार स्कूल से आते हैं, 10-12 हजार मैं ट्यूशन से कर लेती हूँ, बस इतना ही हो पाता है सारे दिन में। तो बोले सिर्फ इतना ही करना चाहोगी? मैंने कहा नहीं, इतना ही तो कौन चाहता है, इतने में थोड़ी संतुष्ट हूँ, चाहिए तो कुछ और भी लिए। तो मैं सोच ही रही थी कि मुझे कोई दूसरा ऑप्शन मिले और मैं थोड़ा बहुत कुछ और करूँ, क्योंकि इससे तो पार नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही थी, शरीर वैसा ही नहीं रहता जैसा आपका शुरू में होता है। जितनी मेहनत मैं शुरू में कर पाती थी उतनी मेहनत अब मैं नहीं कर पाती थी। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे पता था कि 5 साल 10 साल बाद में ये शरीर है जो धीरे धीरे ढल रहा है, ये और ढल जाएगा, और उसके बाद में मेरे पास में क्या साधन रहेगा, मैं क्या करूंगी जिससे मेरा जीवन, मेरा गुजारा चल पाएगा। बच्चे बड़े हो जाएंगे, बड़े हो रहे हैं, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, उनकी कॉलेज की पढ़ाई आ जाएगी, फिर उनको कुछ ना कुछ कोर्स वगैरह, कॉम्पिटिशन वगैरह करवाना पड़ेगा, फिर बच्चों की शादियां करनी है, और मैं सेविंग तो 1% भी नहीं कर पाती थी। जितना कमाती उतना लग जाता। हर बार ये होता कि ये भी एक ट्यूशन और शुरू कर देती हूँ, एक ट्यूशन और बढ़ा देती हूँ, और मैं टाइम बढ़ाई जा रही थी, लेकिन मेरा खर्चा नहीं चल पा रहा था। वो सब एक जितना आता था उतना ही बराबर हो जाता, क्योंकि शुरुआत में तो मेरा खुद का पढ़ाई पे भी बराबर खर्चा लग रहा था, बच्चों की पढ़ाई पे लग रहा था, घर में सारा खर्चा लग रहा था। तो जितनी मेहनत कर रही थी उतना कम पड़ रहा था। तो मैं कहा दूसरा ऑप्शन तो चाहिए था। तो मैंने कहा सर पार तो नहीं पड़ेगी। तो बोले ये जो बिजनेस है तुम्हें पता है मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ? मैंने कहा सर नहीं, तो मैं सिर्फ 8वीं पास हो सकता है, और तुम्हें पता है इस बिजनेस को करते मुझे कितना टाइम हुआ है? मैंने कहा बताइए सर। बोले सिर्फ 18 महीने हुए हैं। चलो अच्छी बात है, और 18 महीने में तुम्हें पता है मैं कितना कमा रहा हूँ? मेरा सर बताइए, मुझे क्या पता, आप बताइए। तो बोले मैं 2 लाख की इनकम को क्रॉस कर चुका हूँ। और जो उन्होंने बोला 18 महीने में 2 लाख क्रॉस कर चुका हूँ, वो मुझे इतना ज्यादा क्लिक कर गया, मेरे दिमाग में घंटियां बजी कि कोई आदमी जो सिर्फ 8वीं पास है वो 2 लाख कमा सकता है, और वो भी सिर्फ 18 महीने में। यहाँ तो इतने साल हो गए करते करते, 18,000 क्रॉस करने में पसीने आ गए, और यहाँ ये दो बंदा जो सिर्फ 8वीं पास है वो 2 लाख रुपए कमा रहा है। मैंने कहा रियली? बोले हाँ, तुम्हें यकीन नहीं होता? मैंने कहा सर मुझे तो यकीन नहीं होता। बोले तो आ जाओ 3 दिसंबर को जयपुर में सेमिनार है, वहां आओ और वहां मिलेंगे, वहां देखना कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या है मोदी के। मैंने कहा ठीक है सर, देखती हूँ। घर आई तो घर में भी वो ये बात मेरे दिमाग में चल रही थी, कोई बंदा है जो सिर्फ 18 महीने में 2 लाख रुपए कमा रहा है और वो पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो मैंने आके मम्मी को ये बात बताई, बेटे को ये बात बताई, बेटा भी बहुत एक्साइटेड हो गया, ऐसा है? मैंने ऐसे है, आज मेरी बात हुई है उनसे, और मुझे ऐसे लगा जैसे कितने बड़े आदमी ने मुझसे बात करी है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के संपर्क में ही नहीं थे, हमेशा एक साधारण से माहौल में रहे थे। कोई लखपति मुझे कभी मिला नहीं था, कोई लखपति अगर देखा भी तो दूर से देखा था, कभी उससे बात नहीं की। लखपति जब कोई है तो वो बहुत एटीट्यूड में रहता है, उसका घमंड ही लिया दिया नहीं जाता है, तो वो सीधे मुंह बात ही करना पसंद नहीं करते। तो कभी, और या फिर कोई थोड़ा सा बड़ा तो खुद को ही हेजिटेशन आती थी इससे कैसे बात करें, तो बहुत बड़ा आदमी है। तो मतलब वो मतलब सोच ही ऐसी थी, कह रही हूँ, मतलब कभी 20-30 हजार से ऊपर की सोच ही नहीं गई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने कहा 2 लाख रुपए कमाते हैं, एक वीरू जी हैं सीकर से, उन्होंने आज मुझसे बात करी, तो ये बात ही मेरे लिए बहुत बड़ी है कि मेरे से उन्होंने बात करी। फिर उसके बाद में अनिल भैया ने कहा कि मैंने टिकट्स बुक करवा दी है। मैं ज्यादा इच्छुक नहीं थी, मैंने उनको हाँ कर दी थी, लेकिन फिर भी मुझे पता था कि मैं कैसे जा पाऊंगी, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाएगा जाने के लिए। तो इधर विनोद जी सर भी फोर्स कर रहे थे, इधर अनिल भैया ने भी फोर्स किया, और उन्होंने कहा कि हमने टिकट बुक करवा दी है, पैसे भी दे दिए हैं, आपको सिर्फ चलना है। चलो ठीक है, जब इतना ही ज्यादा कह रहे हैं, उधर से वीरू भैया ने भी बोल दिया था, तो मैंने सोचा चलो एक बार देख लेना चाहिए, देखे तो सही कि क्या है, ये क्यों इतना पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं तैयार हो गई, हम लोग जयपुर गए। 3 दिसंबर 2017 को वो सेमिनार हमने अटेंड किया, और उस सेमिनार में जाते ही जब मैंने हजारों की भीड़ देखी, तो वही मुझे आधा डाउट तो क्लियर हो गया था कि कुछ तो है इस बिजनेस में। अगर कुछ नहीं होता तो इतने सारे लोग यहाँ पे नहीं आते, खाली 2-4-5 लोग इस काम को नहीं कर रहे हैं, इस काम को हजारों लोग कर रहे हैं, ये मैंने वहां पे देखा। फिर दूसरी चीज मैंने वहां पे जो देखी हुई देखी, वहां पे सब लोग एक्साइटेड थे, यानी सब लोग खुश थे, और जो कुछ कर चुके थे वो बहुत ज्यादा खुश थे। वो सब, उनकी चेहरे की खुशी देखकर ऐसे लगता था कि इन्होंने भी कुछ ना कुछ तो हासिल यहाँ से किया है, ये सक्सेस तो हो रहे हैं, और ये बिजनेस ऐसे ही तो नहीं है। क्योंकि ऐसे ही होता तो लोग, जो खुशी जो दिख रही थी वो उनके अंदर से आ रही थी, क्योंकि वो कोई झूठी नहीं थी। तो यहाँ मतलब इसका मतलब लोग कामयाब भी हो रहे हैं। ये दूसरा डाउट मेरा वहां पे क्लियर हो गया। फिर जब अंदर गए तो चेयर्स लगी हुई थी, कुर्सियां लगी थी, उसमें स्पेशल थी कुछ लोगों के लिए, जो आगे कुर्सियां थी उनको आगे बैठने के लिए, बाकी को सबको पीछे बिठाया जा रहा था। तो वही आ गया दिमाग के अंदर कि हम पीछे क्यों बैठ रहे हैं। तो वहां पे जो आगे जो सोफे डले हुए थे वो जीबीडीज के लिए थे। तो पहली ही बार में मैं सेमिनार में जब एंट्री करी, तो मेरे दिमाग में पहली बार में ये आया था कि एक दिन मैं भी उस आगे वाली सीट पे बैठूंगी, मुझे भी इतना काम करना और ऐसा काम करना है कि सबसे आगे वाली सीट पे मैं बैठूंगी। और उसी दिन ये डिसाइड हो गया था कि अंजू जीबीडी बन के ही काम, सांस लेगी, इससे पहले सांस नहीं लेगी।
और मैंने इस काम को करना शुरू क्या किया। उस दिन मेरा वो सेमिनार का पहला दिन था और जैसे ही वो सेमिनार शुरू हुआ मेरा एक्साइटमेंट देखने लायक था। जिन्होंने देखा वो मुझे बाद में बताते हैं कि आप किस तरह से एक्साइटेड थे, क्योंकि मैंने ऐसा प्रोग्राम कभी जिंदगी में नहीं देखा था। ये मेरी जिंदगी का पहला प्रोग्राम था जिसमें लखपति और करोड़पति थे और वो सब मेरे सामने थे। वहाँ सेलिब्रिटीज थे, जो बॉलीवुड हॉलीवुड से जो सेलिब्रिटीज थे उनको मैंने वहाँ पे देखा था और मैंने वहाँ पे समीर जी सर को देखा। और वहाँ पे 1 बाय 1 जब एक एक की सक्सेस की स्टोरी वहाँ पे आ रही थी, लोगों का जो मान सम्मान वहाँ पे मिल रहा था, वो सब चीज मुझे ऐसे लगी थी मैं एक अलग दुनिया में आ गई हूँ। मुझे नहीं पता था ऐसी दुनिया सिर्फ मैंने फिल्मों में देखी थी, टीवी पे देखी थी। और टीवी की दुनिया तो काल्पनिक दुनिया होती है, मुझे लगता है ये सब तो काल्पनिक है, ऐसा हकीकत में नहीं होता है। लेकिन उस दिन मैं हकीकत में उस चीज को देख रही थी। शायद आप लोगों को अजीब लगे कि ऐसा क्या देखा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैंने जो देखा वो मेरे लिए अविस्मरणीय है। मैं उसे कभी नहीं भूल सकती क्योंकि वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। उस दिन को मैं कभी भी नहीं भूल सकी कि वो मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई थी और मुझे अपने आप पे यूं हो रहा था कि अंजू तू ऐसी जगह आई है जहाँ इतने बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि मैं कभी ऐसी जगह नहीं गई थी। और वहां पे जो बाद में बारी आई वो बोनस बढ़ने की, जिसमें वो 40, 50, 60, 65, 70 और करते करते 1 करोड़ तक जब वो पहुंचा था मेरे लिए। जब वो पहला बोनस जब बोला गया था तो वो बोनस भी मेरे लिए मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं, इतने पैसे भी किसी को मिलते हैं क्या। फिर उसके बाद में वो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था और मेरी सांसें उसी तरीके से उसी क्रम में थमती जा रही थी कि इसके बाद में कितना बोलेंगे, इसके बाद में कितना बोलेंगे। और बोलते बोलते वो टाइम आ गया जब 1 करोड़ बोनस जो था वो डॉक्टर शोभा पंजाबी का आया था और वो एक लेडी थी। तो वहां उनको देख करके मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि एक लेडी को इतना बड़ा चेक मिला था, इतना बड़ा बोनस मिला था। और मैं बहुत ज्यादा उस टाइम पे मतलब ये लगी थी इतना अमाउंट भी कोई लेडी कमा सकती है, इतने पैसे भी किसी को मिल सकते हैं, कोई इतना बड़ा चेक भी ले सकता है। मेरे लिए बिल्कुल ऐसे था कि ये सब कुछ सपना है, हकीकत नहीं लग रहा था मुझे ये सच में हो रहा है क्या। और फिर उसके बाद में समीर जी मोदी ने जो भूमिका बनानी शुरू करी, जो उन्होंने बोलना शुरू किया, जिस तरीके से वो आगे की जो अनाउंसमेंट करने वाले थे उनके लिए उन्होंने जो जिस तरीके से उन्होंने करना शुरू किया वो मुझे और ज्यादा एक्साइटेड कर रहा था। और मेरी सांसें रुकती जा रही थी, दिल की धड़कनें एकदम से यूं मान लीजिए थम सी गई थी और यूं लग रहा था अब क्या बोलेंगे ये, अब ये क्या अनाउंस करने वाले हैं। और जब उन्होंने वो अनाउंस किया वो मेरे कानों में आज तक गूंजता है, मेरे दिमाग में पिक्चर आज तक घूमती है। और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि इतना बड़ा बोनस और वो 5.5 करोड़ के लगभग वो जो बोनस था, वो जो चेक था, वो डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैडम का था। मैं उनको दिल से थैंक्स बोलती हूँ। वो मेरी गुरु माँ है, वो मेरी बहुत बड़ी आइडियल है कि उन्होंने उस दिन वो स्टेज पे अगर मैं उनको नहीं देखती और वो 5.5 करोड़ का वो लगभग का चेक मैं नहीं देखती तो मैं इस बिजनेस को नहीं कर रही होती। क्योंकि वो मेरी सबसे बड़ी गुरु हैं जिनसे मैंने पहली बार प्रेरणा ली कि एक औरत इस काम को कर सकती है तो अंजू तू भी कर सकती है। वो भी औरत थी, उसके भी वही 2 आंखें, 2 मुंह, 2 कान और 1 नाक और 1 मुंह था और मेरे भी वही सब था। समझ में पहले ही आ गया था, बता दिया गया था कि यहाँ पे एक दुकान चेंज करनी होती है, कुछ ये प्रोडक्ट खरीदो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसमें खरीदवाओ। तो मुझे लगा कि बहुत साधारण सा बिजनेस है, बहुत सिंपल सा बिजनेस है। और जब इसको इन सब लोगों ने कर करके लाखों कमा लिए, करोड़ों कमा लिए, तो मैं भी कर सकती हूँ। और उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि अब मुझे मोदी के करना है। अब करना कैसे ये कुछ नहीं पता, आते ही काम रात को 9:30 बजे घर जाती और जाने के बाद में लिस्ट बनाती, लिस्ट बना करके लोगों को फोन करती, उनको संडे के लिए इनवाइट करती, संडे का टाइम पहले फिक्स करती कि सर इतनी बजे मीटिंग रखवानी है। और हर संडे में लोगों को इनवाइट करते करते सप्ताह में 6 दिन में इनवाइट करती, 7वें दिन उनकी मीटिंग रखवाती। पहली मीटिंग मेरी 10 दिसंबर को हुई, उसी 10 दिसंबर से मैंने काम की शुरुआत करी। 10 दिसंबर को मेरे साथ में पहली ज्वाइनिंग आई, 5 ज्वाइनिंग आई, भगवान की दया से, माता रानी की कृपा से आज तक वो मेरे साथ हैं। और उनके साथ ही मैंने काम को स्टार्ट किया और ये काम फिर मैंने पलट के नहीं देखा। मैं रुकी नहीं। मैं लोगों से जब बात करती थी तो मेरी बातों में सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास होता था, गहरा विश्वास होता था। जो चीज मैंने उस सेमिनार में देखी थी वो मेरी आंखों से झलकती थी और सिर्फ उस विश्वास को देख करके लोग मुझे ज्वाइन करते थे। भरोसा मेरा लोगों के साथ में था, मेरा व्यवहार लोगों के साथ में था और लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। मेरे गांव का मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला, लेकिन मैं एक छोटे से कस्बे से हूँ, देखा जाए तो बहुत साधारण से लोगों के बीच में रही हूँ, पली बड़ी हूँ, लेकिन फिर भी लोगों ने मुझे कोऑपरेट किया और मेरा विश्वास करके उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया। और बड़ी जल्दी मैंने अचीवमेंट लिए। बहुत जल्दी से स्पीड से मेरी गाड़ी आगे बढ़ रही थी।
मैं बहुत जल्दी डायरेक्टर बनी, 4 महीने में मैं डायरेक्टर भी बनी। उसके बाद में पहला ट्रिप आया, फॉरेन ट्रिप आया, और मैंने सिर्फ 4-5 महीने में उस फॉरेन ट्रिप को भी क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद में मेरा एसईडी भी सिर्फ 9 महीने में हो गया था, और जिस दिन मैं एसईडी बनी उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरा पहला सपना फॉरेन घूमने का, वो मैं जब मेरा क्वालिफाई हुआ उस दिन मेरा पूरा हो गया था कि अब मेरा फॉरेन जाना तो निश्चित हो चुका है। जब भी ट्रिप जाएगा तो मैं विदेश घूम के आऊंगी। मैं बहुत ज्यादा खुश थी और लोगों को बता रही थी कि मैं पहली लड़की हूँ मेरे खानदान में जो मैं विदेश जाके आऊंगी, वो भी फ्री के अंदर। मैं बिल्कुल फ्री घूम करके आ रही हूँ, और मैं एरोप्लेन में बैठूंगी, क्योंकि एरोप्लेन कभी आंखों से ही नहीं देखी थी मैंने। इससे पहले मैं थाईलैंड जाने से पहले मैंने एरोप्लेन को कभी नहीं देखा था, खाली आकाश में उड़ते हुए छोटी सी एरोप्लेन देखी थी। कभी बहुत बार सोचती थी कभी पास से भी देखेंगे क्या, कभी उसमें बैठेंगे भी क्या, लेकिन मेरा सपना पूरा होने वाला था। मुझे पता था कि मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ और अब मैं एरोप्लेन में बैठूंगी। ये बात मैं अपने घर परिवार सबको जब बताती थी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती थी। उसके बाद में जब मैं एसईडी बनी, मेरा कार का सपना दूसरा सपना था, वो मेरा नहीं था, मेरे बेटे और मेरी माँ का सपना था। वो हमेशा, मेरे बेटे को बहुत ज्यादा शौक था गाड़ियों का, और मेरी माँ बहुत बार यूँ कहा करती थी एक गाड़ी होनी चाहिए घर के अंदर। लेकिन भाई की भी इतनी ज्यादा कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो गाड़ी अफोर्ड कर सके। लेकिन कई बार उन्होंने प्लान भी बनाए थे कि चलो हम छोटी मोटी गाड़ी लेकर के आएंगे, लेकिन सिचुएशन ऐसी रही कि वो नहीं कर पाए, किसी न किसी कारण से वो पोस्टपोन होता रहा। तो ये मेरी माँ का सपना था, तो मुझे लगा कि चलो अब इस घर में पहली गाड़ी मैं लेकर के आऊंगी, और मेरी माँ को का वो पहला सपना मैं पूरा करूंगी। और इसीलिए मैंने अपने जो ऐसी लेवल जिस दिन क्वालिफाई हुआ, और जैसे ही मैंने कार फंड में एंट्री करी, उस दिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि अब मेरा कार फंड शुरू हो चुका है, और बहुत जल्द अब मेरी भी गाड़ी आने वाली है, और मेरी गाड़ी का सपना भी पूरा होने वाला है। और ये सपना पूरा हो भी जाता। अभी मदर्स डे पे 10 मई को मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जरूर ये गाड़ी लूंगी और अपनी माँ को पहला गिफ्ट दूंगी। अगर ये देखते हैं जो बंद है, लॉकडाउन है, वो अगर खुला तो जो होता है। बाकी मुझे लग रहा है कि अभी पोस्टपोन करना पड़ेगा इस प्रोग्राम को। अगर ये नहीं होता तो 10 मई को मैं गाड़ी लेती हूँ। फाइनली आप सब लोग उसमें इनवाइट होते और हम लोग एक फंक्शन कर रहे होते। पर जो भी है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। मुझे पता है ये जो समय आया है ये भी कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही आया है, और इसके पीछे भी कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो बहुत जल्द आगे के जो गोल है वो मैं डिसाइड कर रही हूँ। इस टाइम को भी मैं यूज कर रही हूँ, और अभी मैंने सीखने पे बहुत ज्यादा फोकस कर रखा है। मैं जितनी भी मीटिंग्स दिन में होती हैं, मैं लगभग उन सभी मीटिंग्स को ज्वाइन करती हूँ। उस मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट भी कर रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, लोगों से बात भी कर रही हूँ, और उसके रिजल्ट्स भी मुझे मिल रहे हैं। और मुझे इतना विश्वास है कि जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा और मैं जिस दिन दोबारा फील्ड में एंट्री मारूंगी, मैं फिर से एक नए रूप में एंट्री मारूंगी, मैं एक नए ही रूप में जाऊंगी, वो एक नई ही एनर्जी होगी, और फिर से एक नई एनर्जी के साथ में मैं बहुत जबरदस्त काम करने वाली हूँ। मुझे बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिलने वाला है, और इसी 2020 में मेरा टारगेट है दिसंबर 2020 तक मैं अपना प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई करते हुए मैं कंपनी की 7 इनकम ले रही हूँ। ये मेरा गोल बन चुका है, और इसे मैं जरूर पूरा कर रही हूँ। आप सबके आशीर्वाद से, मेरे अप्लायंस के सहयोग से मैं इसे पूरा कर रही हूँ। और इसके बाद में जो मेरे गोल हैं, मेरे सपने हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं। बहुत उतार चढ़ाव इस बिजनेस में आते हैं। उतार चढ़ाव से मैं कभी घबराई नहीं हूँ, स्ट्रगल से मैं कभी डरी नहीं हूँ, ना आज डरती हूँ। हाँ, कभी कभी नेगेटिव हो जाती हूँ कि हम जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, उसका 100% रिजल्ट नहीं आता। जब लोगों से सामने से जब ना कई बार ना आ जाती है, या जो टारगेट हमने लिया उसको टाइम पे जब हम पूरा नहीं कर पाते, तो कई बार नेगेटिविटी आ जाती है। मुझ में भी आती है, मैं भी इंसान हूँ, कई बार नेगेटिव हो जाती हूँ। और सोच तो वैसे भी, मतलब ये पॉजिटिव तो सोच मेरी आई मोदी केयर से है। बाकी इससे पहले तो मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव ही थी। मैं किसी चीज को अच्छे से सोच ही नहीं पाती थी, बड़ा सोचने से भी डरती थी। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगी माता रानी को कि उन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म मुझे दिया, मुझे समझने की सद्बुद्धि दी, और उसके बाद में मुझे मेरे ऐसे ऐसे अपलाइन मिले जिन्होंने मुझे बड़ा सोचना सिखाया। मुझे ये बताया कि जब बड़ा सोचोगे, पहले अपनी सोच को बदलो, इस सोच को बड़ा करो। जब बड़ा सोचोगे तो ही बड़ा मिलेगा। ना इससे पहले ऐसे सोचती थी कि अच्छा नहीं सोचना है, बड़ा नहीं सोचना है, अगर कुछ सोचेगी तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अक्सर जिंदगी में उल्टा ही उल्टा हुआ था, सब कुछ गलत हुआ था। तो यूं लगता था कि तुझे हक नहीं है अच्छी बातें सोचने का, तुझे सपने देखने का कोई हक नहीं है, अगर सपने देखेंगी तो वो टूट जाएंगे। तो मैं सपने देखने से भी डरती थी। अक्सर कोई कुछ, जब मेरे सामने कुछ अच्छा आता था, ऐसे कर लो वैसे कर लो, मैं कहती नहीं, मुझे पता है, मैं जब भी कुछ करूंगी या जब भी कुछ सोचूंगी तो वो उल्टा ही होता है उसका। तो मैं अच्छा सोचती नहीं थी, बस एक जिंदगी में एक ही चीज बना ली थी कि बस चलते जाना है, काम करना है, बच्चों को पालना है, यही मेरी ड्यूटी है। लेकिन साथ साथ में जो अंदर से जो हुक थी, एक जगती थी दिल में, कहीं ना कहीं एक टीस थी कि ऐसी जिंदगी जीने के लिए तो नहीं आई थी। और लेकिन दिमाग में कोई सकारात्मक सोच डालने वाला कोई नहीं था। माहौल ऐसा था कि अगर कभी चला करके भी कहीं ऐसे व्यक्त कर दिया कि ऐसे कर लें तो
समझ नहीं पता नहीं नहीं हो पाया तो फिर क्या करूंगी, तो मुझे डरा दिया जाता था। तो मैं बहुत ज्यादा डरती थी कुछ भी करने के लिए। लेकिन थैंक्स टू मोदी केयर कि मेरी जिंदगी में आया और मेरी सोच को बदल दिया। और इसमें सबसे बड़ा जो धन्यवाद दूंगी मैं वो मनोज जी सर को दूंगी, मनोज कुमार ठठेरा जी को मैं ये धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मेरी सोच को बड़ा करने में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी है। वो जब भी मुझे मिलते थे, जब भी आते थे, जब भी हम आमने सामने होते थे, आज भी जब भी फोन पे बात होती है, वो सिर्फ मुझे एक ही बात बताते हैं कि सोच को पॉजिटिव रखो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, क्योंकि आपके वर्ड्स जो है वो ब्रह्मांड में जाते हैं और वही आपको पलट के मिलता है। आप जो बोलते हो वही आपकी दुनिया बन जाता है। और इसलिए मैंने सर के कहने के अनुसार धीरे धीरे अपनी सोच को बदलना शुरू किया। सोच को बदलना इतना आसान नहीं था, इतना जल्द मैं कर नहीं सकती थी, मेरे को बड़ा मुश्किल लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे मैंने इसको बदलना शुरू किया, विश्वास खुद पे करना शुरू किया। इतना भरोसा मुझे था कि मैं जिस काम को करूंगी उसे शिद्दत से करूंगी, दिल से करूंगी, अपने 100% उसको दूंगी। और आज जब मैं मोदी केयर करती हूँ तो मैं कह रही हूँ मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ इसके लिए। मैं आज पूरी तरह से डेडिकेट होकर इस बिजनेस को कर रही हूँ। मेरा रोम रोम इसको समर्पित है, मेरा खून का कतरा कतरा इसको समर्पित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो करती हूँ मैं शिद्दत से करती हूँ, मैं मेरे करने में कभी भी कमी नहीं रखूंगी। लेकिन वो सोच का थोड़ा सा है कि वो उसको आदत पड़ी हुई है ना, तो उसको बदलने में थोड़ा मुझे टाइम लग रहा था। तो अब धीरे धीरे मैं उसको बदल पा रही हूँ। और सर ने मुझे बहुत इसमें हेल्प करी है। वो मुझे हर बार मुझे डांटते हैं जब भी मैं कोई ऐसी बात बोल देती हूँ कि सर ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, तो सर हमेशा मुझे डांट देते हैं कि ऐसे मत बोला करो, नहीं वर्ड तो अपनी जिंदगी से निकाल ही दो, हमेशा ये बोलो कि ये हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। और मैंने खुद को बदलना शुरू किया, मैंने खुद पे काम करना शुरू किया कि मैं शब्दों को कैसे बोलूं कि वो आगे सही हो और वो उनका मीन्स जो ब्रह्मांड में जाए तो वो सही जाए। क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि शब्दों को कैसे बोलूं, चाह करके भी मैं कुछ ना कुछ बोल जाती हूँ। लेकिन अब मैं मुझ में काफी परिवर्तन आ चुका है, मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ अपने शब्दों को और सबके सामने मैं नहीं बोलती हूँ। हाँ, मैंने कभी भी ऐसे नेगेटिव बातें नहीं करी कि ये मेरे बस की बात नहीं, या मैं नहीं कर पाऊंगी, या ऐसा होता नहीं। ये नेगेटिव बातें मैंने कभी भी नहीं करी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जिस काम को कर रही हूँ उसे मैं शिद्दत से करती हूँ और उसे मैं करके ही रहूंगी। ये मुझे पूरा विश्वास था। आज भी मुझे यकीन है कि मैं जो काम करती जा रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं शायद कोई। प्लीज कंटिन्यू। लीडर्स स्क्रीन शेयर ना करें, आप अपनी स्क्रीन को क्लोज करें प्लीज। सुनील जी, आपके मोबाइल से स्क्रीन शेयर हो रही है। सुनील कुमार जी। जी अंजू जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, तो यहाँ मेरे जो सोच बदलने का जो मौका मुझे मिला वो मुझे मोदी केयर से मिला, मेरे गुरुजनों से मिला, और मैंने अपनी सोच को डेवलप किया। और अब मैं बहुत बड़ा बड़ा सोचने लगी हूँ। और अब मेरे सपने भी जो छोटे छोटे सपने देखने शुरू किए थे वो बड़े बड़े सपनों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। जिंदगी का गोल भी मुझे मिल गया है। मुझे अब ये समझ में आ गया है कि मुझे ये काम करना है तो क्यों करना है, और मोदी केयर से मुझे क्या हासिल करना है, और उसको हासिल करने के बाद मुझे क्या करना है। और अब मेरा यहाँ जितने भी लोग हैं, हो सकता है कि इन दिनों में मेरी स्पीड शायद जितनी तेजी से स्पीड से मैं बढ़ करके इस सक्सेस तक पहुंची थी, उसके बाद में कुछ बैक आया मेरी जिंदगी में, कुछ संघर्ष स्ट्रगल मेरी जिंदगी में आए और मैंने उनको फेस किया। और थोड़ी सी स्पीड मेरी स्लो हो गई क्योंकि मेरे पास ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा थे और मैं मेरी पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होने की वजह से मुझे एक्सपीरियंस थोड़ा कम था। और मैंने जो उन लोगों में जो एक लीडरशिप जो मैंने करनी थी वो मैं थोड़ा कम कर पाई, और इसी वजह से थोड़ा सा मेरा बिजनेस स्लो हुआ। लेकिन मुझे यकीन है कि अब मैं उस लीडरशिप को तैयार कर रही हूँ। वो लीडर्स मेरी टीम में आते जा रहे हैं जो आगे आकर बहुत बड़े बड़े डायमंड्स बनने वाले हैं। ये जो स्पीड जो थोड़ी सी जो स्लो हुई है, ये अब जब स्पीड पकड़ेगी तो इतनी तेज स्पीड होगी कि ये बहुत बड़े बड़े धुरंधर लीडर्स को पीछे छोड़ जाएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। और मैंने मेरे 5 साल का गोल सेट कर लिया था, वो मेरा फिक्स है कि जिस दिन मोदी केयर में मुझे 5 साल कंप्लीट होंगे, उस 5वें साल कंप्लीट होगा उस दिन मैं हाईएस्ट टाइटल जीबीडीडी 11 लाख के चेक के साथ अचीव कर चुकी होंगी। और ये मेरा हो रहा है माता रानी की कृपा से, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इसे कर पाऊंगी। और तो मोदी केयर जो मेरी जिंदगी में आया, ये मेरा टर्निंग पॉइंट तो साबित हुआ ही हुआ। इसने मेरी जिंदगी को तो बदला ही बदला। यहाँ से मुझे जो उम्मीद मिली, जो मुझे आशा मिली कि ये सिर्फ मेरी ही जिंदगी नहीं बदल रहा है,
ये मेरे साथ में हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाला है, क्योंकि शुरू से ही मुझे ये रहा है कि मुझे कुछ करना है। शुरू से ही मुझ में था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, और वो बड़ा जब भी मैं एक जिस माहौल में मैं पली बड़ी थी, जब मेरा दम घुटता था, जब मैं देखती थी कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हमें तरसना पड़ता है, तब मैं एक ही चीज़ सोचा करती, भगवान कभी इस लायक बनाना कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, मैं लोगों को लायक बना पाऊँ। और ये सपना मेरा आकर के मोदी केयर में पूरा हुआ। यहाँ आकर करके मुझे वही पता चल गया कि अब मैं उस प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं उस जगह पे हूँ जहाँ आकर के मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर सकती हूँ, मैं लाखों लोगों को तैयार कर सकती हूँ। और ये हो रहा है धीरे-धीरे। मेरे टीम में लीडर्स आ रहे हैं जो बहुत अच्छी इनकम यहाँ से ले रहे हैं। एसईडीज मेरी टीम में आ चुके हैं, ईडी मेरी टीम में आ चुके हैं, सीनियर डायरेक्टर्स आते हैं जिनका ट्रेवल फंड आ रहा है, जिनका कार फंड शुरू हो चुका है, और वो बहुत अच्छी इनकम भी यहाँ से लेना शुरू कर चुके हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि मैं कोई ऐसा कारण बनी हूँ, एक माध्यम बनी हूँ भगवान के द्वारा, जो किसी और की जिंदगी भी बदल पा रही हूँ। और मेरा गोल है कि मैं कम से कम लाख लोगों को लाख रुपए कमाना सिखा करके इस बिजनेस से जाऊंगी। बिजनेस से मुझे कहीं नहीं जाना है, लेकिन मुझे तब तक इसमें लगातार काम करना है। मुझे लाखों लोगों की एक टीम तैयार करनी है जो लाखों रुपए कमा रहे होंगे, और उसके बाद में मुझे जो करना है वो मेरा अलग गोल है, जिसको मैं फिर कभी एक सक्सेस स्टोरी के साथ में आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरा बड़ा गोल क्या है। अभी मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि मोदी केयर से मुझे 11 लाख के चेक के साथ जीबीडीडी बनना है। मुझे लाखों लोग लाखों रुपए कमाने वाले बनाने हैं यहाँ पे, और मैं एक क्रिएटर बनना चाहती हूँ यहाँ पे, जो मैं बन रही हूँ धीरे धीरे, अपने आप में इम्प्रूव करती जा रही हूँ, बहुत कुछ सीखती जा रही हूँ। नई थी, अनजान थी इस बिजनेस से, लेकिन अब इसको सीख रही हूँ, इसको जान रही हूँ, और मुझे इसकी पावर अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग, अगर हमारे सपने हैं और हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हमारे पास में नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई भी सोर्स नहीं है, और उसमें भी मोदी के से बेस्ट प्लेटफॉर्म तो कोई हो ही नहीं सकता। आज मैं सोचती हूँ भगवान ने असीम कृपा मुझ पे की, जब मुझ पे उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी हुई तो उन्होंने मुझे मोदी केयर से मिलाया। मुझे किसी लल्लू पंजू कंपनियों से उन्होंने फेस ही नहीं करवाया, मुझे कभी उनके बारे में समझ ही नहीं दी, क्योंकि अगर मैं किसी गलत कंपनी के चक्कर में पड़ जाती तो मैं कभी मोदी केयर पे भी विश्वास नहीं कर पाती। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं लीडर्स को सुनती हूँ कि उन्होंने 2 कंपनियां करी, पहले 4 कंपनियां करी, 10 कंपनियां करी, उसके बाद में वो मोदी केयर में आए थे। लेकिन मैं तो ऐसे माहौल से आई हुई थी, अगर एक कंपनी भी मेरे पास आकर के फेल हो जाती तो मैं दूसरी कंपनी की तरफ पलट के नहीं देखती। इसलिए भगवान ने मुझे डायरेक्ट मोदी केयर से मिलाया, और मोदी केयर मेरे जीवन में आया, और आज मैं यहाँ से सक्सेस हो रही हूँ, और बहुत बड़ी सक्सेस मैं यहाँ से लेने वाली हूँ। मैं सिर्फ अकेली सक्सेस नहीं हो रही हूँ, मेरे सपने पूरे नहीं होने वाले हैं, मेरे सब साथ में मेरे परिवार के, मेरी टीम के, मेरे साथ में मेरे समाज और देश और के गांव के सपने भी मैं पूरे करने वाली हूँ। तो थैंक्स टू मोदी केयर, थैंक्स टू ऑल अप्लायंस जो मेरी जिंदगी में आए, जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद यहाँ पे राम किशन जी सर को देना चाहूंगी, जो मुझे 1 मिनट 1 दिन भी मुझे ढीला नहीं छोड़ते हैं। वो हर वक्त मुझ पे नजर रखते हैं, हर वक्त मैं गलतियां करती हूँ, मुझे गलतियां करने नहीं देते हैं। वो हर वक्त मुझ पे नजर बनाए रखते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ, मैं कहाँ गलत कर रही हूँ और मुझे क्या करना है, मुझे क्या सुधार करने हैं। ये चीज वो मुझे अक्सर बताते रहते हैं, हर वक्त बताते रहते हैं। और इसी वजह से अगर मेरे साथ ये अप्लायंस नहीं होते तो पता नहीं मैं आगे अकेली चल पाती कि नहीं चल पाती। लेकिन ये मुझे फोन पे कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं, ये मुझे बार बार मीटिंग्स में और में मुझे सपोर्ट करते रहते हैं, और मुझे जो ये अपना विश्वास मुझ पर दिखाते हैं वो सबसे बड़ी बात है। अगर किसी व्यक्ति को आप सिर्फ ये कह दो कि आप काम करना है, तो एक अलग बात है कि आपको ये काम करना है, लेकिन कोई आप किसी को ये कह दो कि ये काम आप कर सकते हो और आप ही कर पाओगे, वो एक बहुत बड़ी बात है। और मेरे सीनियर्स ने, मेरे अप्लायंस ने, मेरे गुरुओं ने मुझ में वो विश्वास दिखाया था कि अंजू जी आप ये काम कर सकते हो, और मुझे उनकी आंखों में जो विश्वास दिखा, उस विश्वास के कारण मैं इसमें लगातार काम करती जा रही हूँ। अभी नरेश जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। वो पता नहीं मुझे बार बार जब भी मिलते हैं तो कहते हैं कि वो सुरेखा मैडम, भार्गव माँ की छवि मुझ में देखते हैं, और ये विश्वास बहुत बड़ा विश्वास है, और इस विश्वास के लिए मुझे बहुत बड़ा काम करना है, और मुझे खुद को साबित भी करना है कि नरेश जी गलत नहीं कहते थे। मुझे उनके जैसा और उनसे भी आगे जाना है, ये मेरा जिंदगी का मकसद है। और मुझे सिर्फ ये पहचान सिर्फ अपने गांव में, अपने शहर में, अपने देश में नहीं बनानी है। मेरी जिंदगी की वैल्यू इतनी है, मैंने अपनी वैल्यू को आंक लिया है, और मुझे मेरे जीवन को अनमोल बनाना है, इतना अनमोल बनाना है जिसकी कोई कीमत नहीं होगी, जो अनमोल होगा, और मुझे पूरी दुनिया में जाना जाएगा। मुझे वो पहचान यहाँ से बनानी है, और वो पहचान बनाने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ यही प्लेटफॉर्म चाहिए था जो मुझे मिल चुका है। तो भगवान का धन्यवाद दूंगी। और एक कहानी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कहानी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि उस कहानी से मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली, और ये कहानी है जीवन का मूल्य। तो यहाँ पे एक
आदमी होता है, एक व्यक्ति होता है, हमारी तरह सभी अपने अपने जीवन का मूल्य जानना चाहते हैं, लेकिन किसी ने आज तक जाना नहीं कि उनके जीवन का मूल्य क्या है। तो यहाँ भी एक व्यक्ति होता है, वो एक महात्मा के पास जाता है और जाकर के कहता है कि मुझे महाराज मुझे ये बताइए कि जीवन का मूल्य क्या होता है। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें इसके बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करूँ। और उन्होंने उसको एक पत्थर दिया, चमकीला चमकदार सा एक पत्थर था, वो उसे दिया और बोले कि जाकर के इसे हर दुकान पे पूछो, इसका भाव पूछो कि ये इसकी कीमत क्या है। तो वो लेकिन इसको बेचना नहीं है। उन्होंने कहा महात्मा जी ने कि बेटा इसकी सिर्फ कीमत पूछनी है, लेकिन इसको बेचना नहीं है, किसी को भी बेचना मत, इसे वापस मेरे पास ले आना। तो वो गया और सबसे पहले फल वाले के पास में गया। तो फल वाले ने सुंदर चमकदार पत्थर को देखा तो बोला कि 1 दर्जन संतरे के बदले में तुम मुझे दे जाओ। तो उसने कहा कि मैं मुझे ये बेचना नहीं है, मैं तो सिर्फ इसकी कीमत पूछ रहा हूँ। फिर उसके बाद में वो उसे लेकर के एक सब्जी वाले के पास गया। तो सब्जी वाले ने भी देखा बड़ा खूबसूरत सा पत्थर है, तो उसने कहा 1 बोरी आलू दे दूंगा, ये पत्थर तुम मुझे दे जाओ। तो उसने कहा नहीं भाई साहब, बेचने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ कीमत पूछने आया हूँ। फिर वो गया एक सुनार के पास में। तो सुनार ने उस पत्थर को गौर से देखा और देख करके फिर बोला कि मैं इसके तुम्हें 50 लाख रुपए दे सकता हूँ। तो उसने कहा महाराज बेचना नहीं है, मेरे महात्मा जी ने, मेरे गुरु जी ने मना किया है, मैं तो सिर्फ इसकी कीमत पूछने आया हूँ कि इसकी कीमत कितनी है। तो सुनार के मन में लालच आया, उसने कहा कि सुनो 50 लाख नहीं, मैं तुम्हें 1 करोड़ दे दूंगा, पर ये तुम मुझे दे जाओ। तो उसने कहा जी मुझे बेचने की इजाजत ही नहीं है, मुझे इसे बेचना भी नहीं है, मैं तो सिर्फ कीमत पूछने आया हूँ। तो उसने उसके 2 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन फिर भी उसने उसको नहीं बेचा। फिर वो गया वहां से एक जौहरी के पास में। जौहरी के पास में जाकर के उसने उसको पत्थर दिखाया, तो जौहरी ने उसे लिया और लेते ही उसको देख के वो एकदम स्तब्ध रह गया। उसने एक लाल कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर उस पत्थर को रखा और उसके आगे हाथ जोड़ के उसने अपना माथा टेक दिया और टेक करके बोला कि तुम कहाँ से लाए हो? तो ये तो मुझे मेरे गुरुजी ने दिया है। बोले इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता, पूरी दुनिया को भी अगर बेच करके इसकी कीमत चुकाई जाए तो भी इसकी कीमत नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये पत्थर तो रूबी है और ये तो अनमोल है, इसका कोई मोल ही नहीं है। तो उसने उस पत्थर को उठाया और जाकर के महात्मा जी को वापस दिया और बोले महात्मा जी, उसने जो कहानी उसके साथ हुई थी, जिसने जो जो मोल बताया था सारा बता दिया कि संतरे वाले ने इसके 1 दर्जन संतरे लगाए, आलू वाले ने बोरी लगाई, सुनार ने इसके 2 करोड़ रुपए तक लगाए, लेकिन जौहरी बोला ये तो अनमोल है। तो महात्मा जी फिर उसने कहा मैंने आपका काम कर दिया, अब बताइए जीवन का मूल्य क्या है। तो महात्मा जी हंसे और बोले अभी भी समझ में नहीं आया कि जीवन का मूल्य क्या है? यही जीवन का मूल्य है। इंसान का जीवन अनमोल होता है, लेकिन वो कुछ स्वार्थ के लिए, कुछ मजबूरियों के लिए, कुछ जिम्मेदारियों के लिए अपने इस अनमोल जीवन को कहीं आलू के भाव में, कहीं संतरे के भाव में, तो कहीं लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ में अपने जीवन को बेच देता है। लेकिन वास्तव में जीवन तो अनमोल है। कुछ लोग हैं जो अपने जीवन का मोल समझते हैं और उसकी वैल्यू बढ़ाते रहते हैं और एक दिन इस लायक बनते हैं कि उनकी कोई कीमत नहीं, कोई अनमोल हो जाते हैं वो और दुनिया में जाने जाते हैं। और कुछ लोग सिर्फ थोड़े से काम के लिए अपने अपने इस अनमोल जीवन को कहीं 5,000 में बेच रहे हैं, कहीं 10,000 में बेच रहे हैं, कहीं 20-30 हजार में बेच रहे हैं, कहीं लाख 2 लाख में बेच रहे हैं और अपने जीवन का मूल्य खत्म कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन पे काम करते हैं, अपने जीने का असली मकसद समझते हैं और इस जीवन को अनमोल बना देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अपने जीवन का मूल्य खुद लगा लीजिए कि किसको अपने जीवन का मूल्य क्या आंकना है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरा जीवन अनमोल है और मुझे इसे अनमोल ही बनाना है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अंजू जी। और आपको सुनकर के काफी अच्छा लगा हम लोगों को। थैंक यू सर। जी, आपने जो अपनी लाइफ स्टाइल जो बताई, जो स्टोरी बताई, एकदम से रोना आ गया कि इतनी परिस्थिति से गुजर के निकले हो। यानी जितने भी कल भी मैं मनोज सर को सुन रहा था, उससे पहले मैं नरेश जी सर को सुन रहा था, उससे पहले मैं राम सर को सुन रहा था, मंजू जी को सुन रहा था, अपने और भी साथी लीडर उनको सुन रहा था, तो लग ऐसे रहा कि यार मोदी केयर में ऐसे ही लोग धुरंधर बनते हैं क्या? क्या ऐसे लोग ही जाबाज बनते हैं क्या? और शायद यही प्रकृति का नियम है, क्योंकि चैलेंज तो आएंगे, चैलेंज तो हैं। किसी ने अपने आप को निखार लिया, और कुछ लोग हैं इस दुनिया में वो उसी के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। आपकी बातें काफी अच्छी लगी। आपने जो वर्ड कहा कि अपने आप को जैसा बनाना है, आपको वैसा ही बोलना होगा, आपको वैसा ही बोलना है, आपको जैसा बनना है आप वैसा ही अगर बोलते जाएंगे,
एक ना एक दिन भगवान आपको वैसा बना ही देगा, क्योंकि जैसी दुनिया आप चाहते हो आपको वैसा बोलना होगा। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, आपसे काफी अच्छा सुनने को मिला। और मैं चाहूंगा कि नरेश जी सर एक बार फिर से आए और हमारे जो आगे जो साथी हैं उनको इनवाइट करें। जी नरेश जी सर। थैंक यू। जी थैंक यू सो मच दीदी, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और मैं आप पे बिलीव 100% करता हूँ, और 100% नहीं 1000% मुझे बिलीव है कि जैसे आज माँ सुरेखा भार्गव को पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी इंडस्ट्री जानती है, पूरी दुनिया जानती है, और दूसरी अगर कोई सुरेखा माँ होगी तो वो आप होंगी। और ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात की। जिस दिन से मैंने आपके अंदर वो रूप देखा है उस दिन से आपने अपने अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए भी हैं। और जैसा कि आप बोल रहे थे कि अभी कुछ अचीवमेंट नहीं, आपने पहले दिन से ही अपने आप को प्रूव कर दिया, पहले दिन से ही आप हमारे जीबड़ी हो, और हम सब के लिए आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो, बहुत बड़ी उदाहरण हो, एग्जाम्पल हो आप सर। आज आपकी कहानी को सुन, आपकी रियल लाइफ एक्शन को सुनकर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा शख्स बाकी रहा होगा, या फिर जो कोई भी इस कहानी को सुनेगा, जो कोई भी आपको सुनेगा, उसके ब्लड में संचार जो होगा वो ऐसा होगा कि उसका जीवन भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसका भी पूरी तरह से बदल जाएगा। मैं दिल से आपको सैल्यूट करता हूँ, मैं आपको दिल से सलाम करता हूँ कि आप जैसी शक्ति और आप जैसी पावर को मिले, हम सब की में मिले, हम सबके जीवन में। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू।